इंटरनेशनल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें नज़र आ रहा है कि तकरीबन 31% इजाफा हुआ, नहीं हाँ 31% इजाफा हुआ है। माफ़ कीजिएगा, 1.1 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 1.1 अरब डॉलर्स की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसकी क्या वजह बनी है, कौन से सेक्टर्स में बढ़ी है? अगर पिछले साल को देखा जाए तो तकरीबन 856 मिलियन डॉलर्स नज़र आते थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में। अब ये नंबर बढ़कर 1.1 बिलियन हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट जनाब हारून शरीफ साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इसकी वजह क्या बनी है। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अरुण साहब, पूरी दुनिया में तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर इस खत्ते की देखी जाए तो बड़ी अबतर हुई हुई है। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? और ये जो 1.1 बिलियन डॉलर्स तक सर्च किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? शुक्रिया। देखिए, पहले तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना है। जी। पाकिस्तान एट एन एवरेज जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है सालाना, वो 2 से 3 अरब डॉलर के दरमियान रहती है। कभी डिप कर जाती है, बट मैं एवरेज ले रहा हूँ 20 बरस की। तो ये जो है कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंज नहीं है, ये 5 माह का नंबर है, जी। जून ऑनवर्ड्स। और 5 माह में अगर 1.1 आई है तो आई एक्सपेक्ट के इंशाल्लाह कोई 2 बिलियन 2.5 बिलियन आएगी। अब ये कहाँ आती है? मोस्टली ये वहाँ आती है जो कि एग्जिस्टिंग कंपनीज, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी ज़रूरियात होती हैं। टेलीकॉम सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, उसके अंदर वो पैसा डालते हैं। तो ये चीज़ तो खुशाइंद है कि पिछले साल से थोड़ा सा इसने पिक किया। इसका मतलब है कि कंपनियां थोड़ा जी। बहुत बिजनेस एक्सपेंशन का सोच रही हैं जो यहाँ बिल्कुल सही। काम कर रही हैं। जो बिल्कुल मेन सही। चीज सिद्रा इस पे देखने की ये है कि हमारा जो मेन चैलेंज है वो ये है कि हमारा प्रोडक्शन का बेस एक्सपैंड नहीं हो रहा है। जी। एक्सपैंड का मतलब ये है कि एक तो नए प्रोजेक्ट नहीं लग रहे, जो करंट पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाह रहे। ना यहाँ पर हमारा जो एस्टिमेट है इंटरनेशनल इदारों के साथ कि पाकिस्तान को अगर हम अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक करें और लोगों को श्योरिटीज दें, तो कोई वजह नहीं है कि अगले 3 साल में ये 3 से 5 बिलियन पे चली जाए और उसके बाद 3 साल में 10 पर चली जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है और ममालिक खित्ते के जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपने रिस्क को। तो दैट इज वेयर पाकिस्तान कैन बी ए वेरी अच्छा, अट्रैक्टिव इसके लिए डेस्टिनेशन। हारून साहब आपको कोई ख़ास ऑलरेडी प्रायोरिटाइज सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज़ नज़र आती हैं? क्योंकि कभी कभार जब हम बात कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल द एक्सपोर्ट्स ऑफ आईटी वाज सपोज टू बी समथिंग दैट कैन बी अ गेम चेंजर। उसमें अभी इस वक्त हमें कदगर नज़र आती है कि जो हमारा आईटी एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट्स नॉट एट पार एंड देयर आर सेवरल हर्डल्स ओवर देयर, डिजिटल टेररिज्म बीइंग वन ऑफ देम, स्लो इंटरनेट बीइंग वन ऑफ देम। इसके अलावा जो हमने फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात की कि उसको हम अपग्रेड करते हैं, दैट्स आल्सो अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान। मिनरल्स की अगर बात करें जिसका पोटेंशियल बहुत कहा जाता है, दैट्स आल्सो अ लॉन्ग टर्म प्लान। लेकिन फौरी तौर पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एनर्जी सेक्टर है, हमारे पास फास्ट मूविंग गुड्स का सेक्टर है, बड़ी पॉपुलेशन है, यूथफुल पॉपुलेशन है। क्या वजह है कि पाकिस्तान फास्ट मूविंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा? जी, जो FMCGs हैं, देखे ना, वो ज्यादातर मल्टीनेशनल्स के कंट्रोल में है। ओके। और मल्टीनेशनल्स का एक तरीका है, मॉडल है कि वो दुनिया के अगर 80 ममालिक में है तो जी। जहां सस्ती चीज बनती है वहां से लेकर दूसरे मुल्क में बेच देते हैं। जी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं जो कि हमने ऑटोमोबाइल में नहीं बना पाए, और इम्प्लीमेंट करें कि उनको इनकरेज किया जाए इंसेंटिव्स के थ्रू, ना कि कोर्शन के थ्रू, कि जी हम आपको कंपैरेटिव एडवांटेज दे रहे हैं तो आप ये चीजें यहाँ क्यों नहीं बनाते। और बिल्कुल। यहाँ बनाने के लिए फिर पार्टनरशिप का मॉडल है कि हु विल बी द लोकल पार्टनर्स। जी। मैं आपको कुछ, FMCG तो एक चीज है, बहुत सारी चीजें हैं, डिफेंस प्रोडक्शन है, दूसरी है, लेकिन हमें मार्केट की तरफ मूव करना है, लोगों को मार्केट बेस्ड पार्टनरशिप्स के इंसेंटिव्स क्रिएट करने हैं। आपने ज़रात की बात की, देखिए एक बहुत साल पहले आपने नाम सुना होगा, अब तो नाम भी नहीं आता, एक ज़री तरक्याती बैंक हुआ करता जी था, बिल्कुल।
अच्छा, अब वो बिल्कुल बैड लोन्स के अंदर, गवर्नमेंट की नाअहली के अंदर तकरीबन बंद हो चुका है। देखिए, इन्वेस्टमेंट आती है जब आप पहले डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। जब यहाँ अगर 20 रुपए यहाँ रेज होंगे तो 40 या 60 फिर बाहर से आ सकते हैं। लेकिन जब हम डोमेस्टिक, हमारे पास बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे ज़राअत को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च के लिए, उनकी कंपनियां बनाने के लिए, कॉर्पोरेटाइज करने के लिए, फिर बाहर की इन्वेस्टमेंट को आना मुश्किल। यही सर, तो फिर आईटी है। इसका मतलब है, जैसे आपने इशारा दिया कि अगर छोटा या मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर कर्जा भी उठाना चाहता है, तो हाल ही में हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में फिर कट डाउन हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स फिर गिरे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे कोई खातिर ख्वाह हलचल मचेगी मार्केट में, कुछ तेज़ी आएगी, या आपको लगता है दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट गोइंग टू बेयर एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स? जी, नॉट इन द शॉर्ट टर्म, और उसकी दो रीजंस हैं। द बिगेस्ट बोरोवर इज स्टेट इटसेल्फ, तो जब तक स्टेट स्पेस क्रिएट नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेट की नीड तो खत्म ही नहीं होती है। दूसरा इसके अंदर फैक्टर ये है कि कमर्शियल बैंकों का पैसा जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, तो वो लॉन्ग टर्म लॉक नहीं करते। जो इन्वेस्टर है उसको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, उसके लिए डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और वो हमने अनफॉर्चुनेटली ख़त्म कर दिए। ये जॉइंट वेंचर्स हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, ये भी अभी कोई ये काम कर नहीं रहे। हमें नॉट ओनली दैट, अगर आपको याद हो कि कुछ हलचल, कुछ पॉलिसी में रद्दोबदल जब आई थी 2020 और 2021 में पीटीआई की लेड गवर्नमेंट में, जितने लोगों ने लोन्स लिए थे वो बेचारे तो बहुत बुरी तरह फंस गए। यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, बड़े बिजनेस ग्रुप्स को उस वक्त बेल आउट करने की ज़रूरत पड़ी। सो वी आर हेडिंग, अच्छा एक और एंगल इसमें कवर करना चाहूँगी, वक्त हमारे पास कम है। एक तरफ हम ये फाइनेंसिंग के टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, और आपने कहा जैसे इकोसिस्टम बना नहीं पा रहे, and on the other hand the government has continued to build on the narrative कि टैक्स एवेडर्स के खिलाफ जो न्यूज़ है उसको हम टाइटन करेंगे। तो ऑलरेडी जो आपके वेल्दी लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो मुल्क में पैसा या सरमायाकारी कर सकते हैं, आपने मज़ीद उनको डरा दिया। एक ख़ास पॉइंट को मैं यहाँ पे उठाना चाहूँगी कि वो जो 180 डेज़ of spending time outside Pakistan, और उसके ऊपर आप नॉन रेजिडेंट नहीं रहते, लिटरली यू हैव ड्रिवन द वेल्दी क्लास, द कैपिटल इन्वेस्टर्स ऑफ पाकिस्तान आउटसाइड द कंट्री, कि आप 180 दिन पाकिस्तान में ना लगाएं ताकि जो ना वो अपने आप को टैक्स से कम टैक्स दें। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन? जी, दो एंगल्स हैं। एक तो कमेंट आपके पिछले सवाल पर है कि जहां आईटी सेक्टर है वहां पर रिस्क कैपिटल हमें अवेलेबल कम है पाकिस्तान में ना। ये जो बैंक्स हैं वो रिस्क नहीं लेते ताकि स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां बड़े हो सकें। ये जो दूसरा सवाल है आपका कि आपकी रिप्रेसिव टैक्सेशन, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं दैट गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम एन एक्सट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली, वेरी ट्रू। आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जस्ट टू कीप योर शॉप रनिंग। या तो आप ये पैसे लेके प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगा रहे हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल्स में, प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में, लेकिन अगर ये पैसे आप अपना हुकूमत चलाने में लगा रहे हैं तो आई थिंक दैट बेसिकली क्रिएट्स, जिसको हम इकोनॉमिक्स में परवर्स इंसेंटिव्स कहते हैं, जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि लोग फिर ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि वो टैक्स को किस तरह बाईपास करें। मेरे पास बेतहाशा लोग आते हैं एडवाइस लेने के लिए, जब मैं उनको खित्ते की अपॉर्चुनिटीज बताता हूं कि पार्टनर कर लें। एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड ये है कि अब मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स मुझे कहती है जी हमें पाकिस्तान की बजाय ये पार्टनरशिप किसी थर्ड मुल्क में करवा दें। नाउ दैट इज नॉट राइट, एंड हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको खुश रखने के लिए उनसे एंगेज भी करें और पॉलिसी फ्रेम। हाँ, एब्सोल्युटली, आप सही फरमा रहे हैं कि 2 मिलियन से 25 मिलियन यूएस डॉलर्स की अगर किसी के पास वेल्थ है, इसको को एक्टिवली इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। सर, लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए कि हुकूमत ने जो इस दफ़ा टैक्स लॉज अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया है उसमें एक टर्मिनोलॉजी का चेंज वो चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं फाइलर नॉन फाइलर के बजाय इलिजिबल एंड इनएलिजिबल करें। अगेन यू सी दिस एज अ कॉस्मेटिक मेजर और विल दैट हैव एन इम्पैक्ट? It's a window dressing.
देखे ना, आप नाम बदल देंगे लेकिन एज लॉन्ग एज आप सबको इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो अगर मैं फाइलर हूं तो मेरे इंसेंटिव्स कम होते जाएंगे। हाँ कि जी। जी अगर एक बंदा नॉन एलिजिबल भी है और उसको कुछ 4 पैसे ज्यादा दे के छूट मिल जानी है और वो अपनी इनकम डिक्लेयर ना भी करे, हमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ताकि लोग इस मुल्क को ओन करें और इसका हिस्सा बन पाए। एब्सोल्युटली। अनफॉर्चुनेटली हारून साहब, ये कहना पड़ेगा कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि सरमायादारी को, सरमायाकारी को और सरमायादार को हम मुजरिम करार देते हैं। इट्स अ सिन टू बी क्रिएटिंग वेल्थ इन पाकिस्तान। दैट्स एटलीस्ट द एटीट्यूड। हमारी पॉलिसीज़ इसी एंड पॉइंट पे ट्रांसलेट करती हैं, एंड अनलेस वी चेंज दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉस्परस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। द गवर्नमेंट नीड्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग जिनके पास सरमाया मौजूद है वो पाकिस्तान को ओन करें, पाकिस्तान को एक अच्छी और इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन समझें। खुद इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो पार्टनरशिप्स भी सीख करेंगे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर ये तमाम पॉलिसी सिर्फ इसलिए बनाई जा रही हैं कि गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू एक्सट्रैक्ट and run its business the way it is running, with all the leakages, with all the follies, then unfortunately nothing is going to change and we are driving ourselves up against the wall.